तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंग फू पांडा 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कुंग फू पांडा यदि आपने देखी होगी तो इसके तकरीबन 3 पार्ट आ चुके हैं और चौथा पार्ट अभी आपको 2024 में देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेक्शन यानी एक तरह से इसका जो पार्ट 4 आने वाला है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सिनेमा हॉल में रिलीज़ होगा, साथ ही साथ OTT राइट, सारी कुछ जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों सेक्शन 2 के बारे में बात की जाए तो सेक्शन 2 और 3 आपको एक तरह से नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार पर ऑफिशियल रूप से देखने को मिला है। और इसके बाद सेक्शन यानी एक तरह से इसका जो सेक्शन 4 आप बोल सकते हो या पार्ट 4 कुंग फू पांडा 4 आप बोल सकते हो, ये जो अपकमिंग मूवी है 2024 की, आपको किस पर देखने को मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई एक तरह से मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो मूवी है आपको एक तरह से सिनेमाघरों में बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ कुंग फू पांडा सीक्वेंस के बारे में, जो यूनिवर्स में आपको तकरीबन भी 4 पार्ट यानी एक तरह से आपको देखने को मिलने वाले हैं। टोटल मिलाकर 3 एक तरह से लॉन्च हो चुके हैं और कुंग फू पांडा एक तरह से 4 आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुंग फू पांडा जो कि एक चाइनीज़ मूवी है और साथ ही साथ ये इंडिया में भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लोगों द्वारा इसे पसंद किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे, कुंग फू पांडा मूवी के ऊपर और इसकी पूरी फ्रेंचाइजी के ऊपर। तो इसके बारे में बात की जाए तो कुंग फू पांडा एक अमेरिकन मीडिया फैंटास्टिक डेट ऑर्गेनिक स्टेट की 2008 की रिलीज हुई एनिमेटेड फीचर फिल्म, जो कि फर्स्ट आपको इसका पार्ट 1 एक तरह से कुंग फू पांडा का देखने को मिला था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और जितनी भी एक तरह से इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इस यूनिवर्स के बारे में, सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इस यूनिवर्स के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 4 मूवीज़ आपको देखने को मिल चुकी हैं और कुंग फू पांडा के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। 2008 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित इसी नाम की एनिमेटेड फीचर फिल्म की रिलीजिंग के साथ इसे शुरू किया गया था। यानी कि जो हमारा कुंग फू पांडा है 2008 में सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखने को मिला था। साथ ही साथ प्राचीन चीन मांडवी जानवर एक तरह से पांडा के ऊपर ये बेस है और इसे एक तरह से बनाया है एथरी रीत ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के एक तरह से सबसे ज़्यादा हिस्सेदार जिन्होंने इसे बनाया है और साथ ही साथ इन्हीं के साथ साइमन बोरिस थे। मुख्य रूप से कुंग फू पांडा 2008 की फर्स्ट मूवी थी और इसकी एक तरह से मेन जिसके राइट्स जिसके पास है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन यूनिवर्स पिक्चर्स एक तरह से इसका नाम है अभी। और साथ ही साथ दोस्तों इस यूनिवर्स के अंदर अब तक कई मूवीज़ आ चुकी हैं। कुंग फू पांडा 2008, कुंग फू पांडा 2 2011, कुंग फू पांडा 3 2016, साथ ही साथ कुंग फू पांडा 4। जी हाँ दोस्तों, कुंग फू पांडा 4 जो कि आपको एक तरह से अभी हाल ही में देखने को मिलने वाली है 2024 में। फ्यूरीज फाइल्स का रहस्य एक शॉर्ट फिल्म 2008, मास्टर का रहस्य 2011, एनिमेटेड सीरीज भी आपको देखने को मिली है महापुरुष नीजन पैंस द ड्रैगन नाइट 2022 से 23 के बीच में। टेलीविजन के ऊपर कुंग फू पांडा हॉलीवुड के 2010 से ये चल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियोस गेम भी बहुत है, साउंड ट्रैक भी कौन है। फ्रेंचाइजी में मुख्य रूप से 3 CGI एनिमेटेड फिल्म शामिल है, कुंग फू पांडा 2008, कुंग फू पांडा 2 2011, कुंग फू पांडा 3, जिसमें 2024 में रिलीज होने के लिए 4थी फिल्म और 3 टेलीविजन श्रृंखला शामिल है। कुंग फू पांडा लीजेंड ऑफ ओशन 2011 से 16 तक और द पोच ऑफ डिफेंस 2018 से 19 तक। साथ ही साथ सीक्रेट ऑफ द मार्स 2011 में, सीक्रेट ऑफ द स्क्रोन 2011 में। साथ ही साथ दोस्तों टेलीविजन विशेष कुंग फू पांडा हॉलीवुड 2010 भी रही है। फ्रेंचाइजी की पहली 2 विशेषताओं को सबसे एनिमेटेड फीचर्स के लिए एकात्मक पुरस्कार के साथ एनी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया है और इसकी पहली टेलीविजन श्रृंखला 11 एमी पुरस्कार जीतने वाली थी। साथ ही साथ दोस्तों वंडर वुमन 2017 तक पूरी तरह से एक महिला जेफनी यूजर नेशन द्वारा निर्देशित फिल्म
के लिए दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक सफलता पाने वाली मूवी थी। फिल्मोग्राफी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, और साथ ही साथ कुंग फू पांडा सीक्रेट ऑफ द फ्यूरियस 5 या द सीक्रेट ऑफ द फ्यूरियस फाइल एक एनिमेटेड लघु फिल्म है जो कि कुंग फू पांडा सेमी सीक्वल्स के रूप में काम करती हैं और मूल फिल्म की साथ ही डिस्कन में दिखाई देती है। 26 फरवरी 2009 को NBC पर प्रसारित की गई है और उसी वर्ष 24 मार्च तक एक अगली DVD के रूप में उपलब्ध है। कुंग फू पांडा 2011 के बारे में बात की जाए तो वो कुंग फू पांडा सीक्रेट ऑफ द मास्टर एक एनिमेटेड लघु फिल्म है जो आपको 13 दिसंबर 2011 को कुंग फू पांडा 2 DVD और वैलिडेट के साथ सुविधा के लिए रिलीज की गई थी। और साथ ही साथ कैरेक्टरों के बारे में तो मैंने आपको सारी कुछ जानकारी मैंने बता ही दी थी, और वीडियो गेम भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन निर्देशांक फ्रेंड ड्रैग द्वारा निर्देशित जोल रेवन और हाउस ऑफ डांसिंग अवार्ड्स के लिए जाने जाने वाली कुंग फू पांडा एरियन सैक्रेट और एनिमेशन 5 एडिशन शो है। तो दोस्तों इसी सीक्वेंस के अंदर हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कुंग फू पांडा 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3 दिसंबर 2010 को ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के CIO जेफरी कैटरोबैक्स के आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई कि श्रृंखला कुंग फू पांडा 3 के बाद 3 और सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं जो से 6 फिल्म श्रृंखला में लाए गए। 13 जनवरी 2016 को कोलाइड ने कुंग फू पांडा 3 के फिल्म के निर्माताओं में चौथी फिल्म की संभावना के बारे में पूरा निर्देशक और जेफरी नेल्सन ने जवाब दिया। ये एक समय में एक है और इसे एक आदर्श कहन बनाना चाहते हैं और फिल्म हमें देखने की उसके बाद क्या होगा। और साथ ही साथ निर्देशक एल कैटिकोलियन उत्तर देते हुए सीक्वेंस के साथ देखने को मिले हैं। 2 अगस्त 2018 को जब नेल्सन से कुंग फू पांडा 4 पर किसी भी अपडेट के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वह नहीं जानते और उन्होंने हमेशा श्रृंखला को एक तरह से के रूप में देखा था, लेकिन वह चौथी किस्त के विचार के लिए तैयार थी जब तक फोकस पर रहा। 12 अगस्त 2022 को ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि वह कुंग फू पांडा 4 उत्पादन में थे और 8 मार्च 2024 को रिलीज होने के लिए ये तैयार है। अप्रैल 2030 में सिनेमेकॉन्स के दौरान ये घोषणा की गई थी कि द लेगो मूवी 2 द सेकंड पार्ट्स के निर्देशक माइकल मिशोल फिल्म का निर्देशन करेंगे। सह निर्देशक के रूप में एक तरह से स्पैट फिन और माई स्पिन निर्माता के रूप में रेबन हैवर्ट हो गए, जबकि जैक ब्लैक ने कहानी का खुलासा किया जिसमें मुख्य रूप से नए कलाकार और गिरघाट का सामना करते हुए एक ड्रैगन योद्धा को खोजने की कोशिश करती है। और टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो 12 अप्रैल 2018 को कुंग फू पांडा 3 की एक स्पिन ऑफ एनिमेटेड श्रृंखला जिसका शीर्षक कुंग फू पांडा द फोर्ज ऑफ डेंसिंग था अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर 26 एपिसोड का ऑर्डर दिया था। 2 और दूसरे 13 एपिसोड के सीजन में प्रसारित हुई 16 नवंबर 2018 को और 4 जुलाई 2019 को संपूर्णता में रिलीज हुई। साथ ही साथ दोस्तों कुंग फू पांडा 3 के बाद वह 4 और युवा के साथ बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेटेड सीरीज देखने को मिल रही है। 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय पांडा दिवस के दौरान ये घोषणा की गई कि कुंग फू पांडा 3 के बाद एक कुंग फू पांडा एनिमेटेड श्रृंखला जिसका शीर्षक कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट्स है जुलाई 2022 पर नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ जिसमें उसे ब्लाइडिंग ब्लेड के नाम से भी जाने वाले एक अंग्रेजी शूरवीर के साथ साझेदारी मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैंने इन सभी के बारे में आपको अपडेट बताई हैं। कुंग फू पांडा 3 के बारे में अब हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुंग फू पांडा 3, जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्शन जेनिफर नेल्सन और एल्फन कोलेस ने किया था। मुख्य रूप से इसके अंदर कैरेक्टर आपको जो कि एक तरह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज ए और काम करते हुए नजर आते हैं जैक बैलक्स। जी हाँ दोस्तों, ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिले थे। और बैन कैस्टन, डीफिन होमैन और एजलिन जोलो, जेके सीमा, सेट रोजन, साथ ही साथ और भी कई कलाकार आपको देखने को मिले थे।
और इसकी जो एक तरह से एडिटिंग है वो की थी क्यूलेक्स नाइट ने, और म्यूजिक हैंस जिमर्स ने दिया था। डाइवर्स एनिमेशन चाइल्ड फिल्म ग्रुप ऑपरेशन और वेंट्रिक्स और जोगमिग्यू फिल्म्स द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया। वित्तीय दिन की बात की जाए तो 20 फीचर फॉक्स ने। रिलीजिंग की तारीख के बारे में बात की जाए तो 30 जनवरी 2016 को चीन में इसे रिलीज़ किया गया और 29 जनवरी 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया। लगभग इसकी लेंथ की बात की जाए तो 95 टोटल मिलाकर इसकी लेंथ थी, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसे चीन में एक तरह से बनाया गया था। साथ ही साथ लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश में इसे एक तरह से डब किया गया है और शूट भी किया गया था बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। मूवी का बजट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। कुंग फू पांडा 4 का लगभग 145 मिलियन था। जी हाँ दोस्तों, 145 मिलियन डॉलर्स के साथ ये मूवी बनी थी और बॉक्स ऑफिस इसने फाड़ डाला था। लगभग 522 मिलियन डॉलर्स का इसने आंकड़ा पार कर लिया था। जैक ब्लैक्स और एक तरह से जेस्टिंग होमेस और एलन लूस के साथ और भी कई कलाकार इसमें देखने को मिले, इसलिए एक तरह से फिल्म की तुलना में भूमिका दोहराई। जबकि रोनेस ड्यूक मिल्स ने पहले की फिल्म से ऑर्गन की भूमिका दोहराई। उनके साथ क्रम से लीशन माइन और मैनियंस की भूमिका को बैन कास्ट की जगह की, जिन्होंने मास्टर बीन को आवाज़ दी, और जैकन सिम्स और केटन हैंसन शामिल हो गए हैं। फिल्म में पो वे और अपने जन्मदाता पिता के साथ फिर से मिल गए। साथ ही साथ 18 सितंबर 2015 को 55वीं आयु के साथ क्वेश्चन केसन की मृत्यु हो गई। कुंग फू पांडा 4 का प्रीमियर 16 जनवरी 2016 को लॉस एंजलिस के TCL चीनी थिएटर में हुआ। दोस्तों इससे पहले जो कुंग फू पांडा 3 आपको देखने को मिली थी उसका बजट तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों इससे पहले जो कुंग फू पांडा आपको देखने को मिली थी एक तरह से, जो कि आपको 2022 में देखने को मिली थी, और इसका जो बजट था तो मैं आपको बताऊँ तकरीबन 145 मिलियन डॉलर्स था, और इसने पूरे वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया है वो लगभग मैं आपको बताऊँ तो 521 मिलियन डॉलर्स का किया है, जो कि अपनी एक तरह से बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड इसने सारे तोड़ दिए हैं, और साथ ही साथ अपनी एक तरह से बजट से इसने 5 गुना ज़्यादा कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बैक टू बैक इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, और चौथा पार्ट है जिसका बजट तकरीबन बताया जा रहा है लगभग मैं आपको बताऊँ तो 200 मिलियन डॉलर के करीब है। वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। अब तक हमने सेक्शन 3 के बारे में सारी डिटेल बताई, OTT राइट से लेकर सारी कुछ जानकारी आपको दी, और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो पार्ट 4 है वो भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अब इसके हम एक तरह से पार्ट 4 के प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इसे 30 जनवरी 2016 को 3 घंटे के विशेष अवलोकन के लिए चीन में सीमित रिलीज हुई, और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया। 29 जनवरी 2016 को 3D में अपने एक तरह से रिलीज होने पर 145 मिलियन डॉलर्स के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 221 बिलियन डॉलर्स की कमाई की, और अमेरिका में स्पेंस के बाद जनवरी के महीने में रिलीज हुई दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में ये दे चुके हैं, और साथ ही साथ मुख्य रूप से 16 नवंबर 2018 से 4 जुलाई 2019 तक अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एक सीरीज है स्पिन ऑफ एनिमेटेड कुंग फू पांडा फोर्ज ऑफ डिफेंस नाम से। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम आगे चल के और सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। स्टोरी के बारे में बात की जाए तो रिपीट डायरी में ग्रेटन मास्टर ऑर्गन एक मुख्य रूप से पात्र के अंदर देखने को मिले, जिसने अन्य के एक तरह से मृत्यु गुरु फोर्ड फास्टर को हरा दिया है और उनकी चीज़ चुरा ली है। ऑर्गन अपनी चीज़ चोरी हो गई है, लेकिन उससे पहले कि वह कोई और चेतावनी दे वो उसे रोकने के लिए तैयार हो गई है, और कोरियन क्षेत्र में लौटने के लिए चुराई गई चीज़ का उपयोग करते हैं।
इसी बीच मास्टर सीपू ने प्रशिक्षण से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है और पो को अपने उत्तराधिकारी के लिए नामांकन किया है। पो के सीखने के पहले प्रयास अनजाने में पुलिस फाइल्स को घायल कर देते हैं और सीफू की तरह कम बनने की कोशिश कर रही है और निराश होकर पो घर लौटता है, जहां उसकी मुलाकात ली शान नाम के एक पांडा से होती है, जिसके बाद दोनों को जल्दी ही एहसास होता है कि वह अपने पो का जैविक पिता है, जो ब्रह्मांड से एक संकेत प्राप्त करने के बाद पो को खोजने आया था। उसका बेटा जीवित है। पो को दंतक पिता विश्वकी को बहुत निराश और ईर्ष्या हुई, जिससे दोनों तुरंत एक दूसरे से बंध गए हैं। ली को सीफू और पांच से परिचित करने के बाद पो कई टीलिनलास में शांति की घाटी की रक्षा करने के लिए पांच में शामिल हो गए और फूक मास्टर के अवशेष जिनकी चीज चोरी हो गई है। अनुसंधान के माध्यम से समूह को पता चलता है कि काई और ऑर्गन भी दोस्त हैं और कोई ने एक घायल गोर्गन को ठीक करने के लिए एक गुप्त पॉर्टन गांव में लेकर उनकी जान बचाई है। पांडवों ने ऑर्गन को उपचारात्मक चीज देने सिखाया है, लेकिन माई ने उनकी व्यक्तिगत शक्तियों के लिए दूसरों से ची लेना सीखा और साथ ही साथ ली ची के सीखने के लिए पो को गांव ले जाने की कोशिश करता है और को हरा देता है। साथ ही साथ दोस्तों ऐसा ही कुछ आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा, जो कि आप एक तरह से प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और साथ ही साथ बताया जाता है जबकि सीपू और पाज गाड़ियों की रक्षा के लिए तैयार हो गया है और मिस्टर पिंग है, लेकिन जल्द ही उसका पता चलता है और गांव पहुंचने पर ली ने पोची को अब तक सीखने से इनकार कर दिया है, जब तक कि वह एक पांडव की अर्घात की जीवन शैली जीना नहीं सीख लेते। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ को ऑर्गन और की विरासत को मिटाने की उम्मीद में है। हर जीवित कुंफू पांडा मास्टर की चीज चुराने की कोशिश करता है और जेफ पैलेस को नष्ट कर देता है। केवल मास्टर ट्रैगिया से बच निकलती है। पो को पता लगता है और उसे बताती है कि क्यों हुआ, और जब पो मांग करती है कि उसे तुरंत ची का उपयोग करना सिखाए तो ली कबूल करता है कि उसने अपने बेटे को फिर खोने के डर से ची को एक तरह से जानने के बारे में झूठ बोला था। और साथ ही साथ बताया जाता है कि अपने पिता को गलत दिशा निर्देशन के एक तरह से आहत होकर पो ने ही स्वीकार कर लिया था और काई को हराने के लिए अकेले प्रशिक्षित की थी, जबकि प्रशिक्षित करने वाले श्री पिंग को भी उसके प्रति सहानुभूति हुई और आश्वासन दिया कि वह उसे साफ कर देगी। और प्रशिक्षण के दौरान टाइग्रोस पो को रोकने का प्रयास करती हैं और आश्वासन देती हैं कि वे काई को अकेले नहीं हरा सकती, और पो ने मना कर दिया और ये जोड़ी अंत लड़ाई लड़ने लगती हैं और पो ने टाइग्रोस को अपनी योजना बताई ताकि वह कोई और काफ़ी करीब पहुंच सके और उसे वूसिंग पॉट में डाल सके, लेकिन टाइग्रोस उसे बताती हैं कि कोई की सेना के कारण यह काम नहीं करेगा। साथ ही साथ इसी के साथ ये महसूस करते हुए पो अंततः टाइग्रोस के सामने स्वीकार करता है कि वह अकेले कोई और उसकी सेना को हरा नहीं सकता। ली मिस्टर पीक और पांडा पो से उन्हें कुंफू एक तरह से सीखने के लिए कहती है। यह महसूस करती हैं कि पहले किस कारण से वह शिक्षा के रूप में असफल हो गया था। पो ने उन्हें अपने कुंफू की नकल ना करने के लिए प्रशिक्षण दिया, बल्कि अपनी रोजोंस की गतियों को फू और कुंफू कौशल के रूप में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण किया जाए। और काई अपनी जेड एक तसलास के साथ आती हैं और गांव पर हमला करती हैं। पो के छात्र उनसे लड़ते हैं, जिसमें कई का ध्यान काफ़ी देर तक भटकाते रहते हैं और पो को वूसिंग फिंग होल्ड तकनीक को आजमा कर काई को आत्माश्रय ले जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि एक दूसरे को बचाने के लिए पो
को पकड़ लेती है और खुद पर वॉशिंग फिगर हॉट का उपयोग करती है। साथ ही साथ को चले जाने के बाद एक तरह से फू और मास्टर ने अपनी ची का बहल कर लिया और आत्मशेर और ओगर ने खुलासा किया कि उसे ली को एक एकल संदेह भेजा था, जिससे बताया गया कि पो को कहाँ खोजना है। ओरवेन ने यह भी खुलासा किया कि उसने पो को ड्रैगन योद्धा के रूप में क्यों चुना। एक पांडा के रूप में पो कुंफू और जी दोनों के रूप में सक्षम था। दूसरों के साथ पुनर्निर्माण के बाद पो एक जैसे पुनः स्थानित जेड पोस्ट के अनुसार अनुभूति निभाती हैं, जहां सभी पांडा और शांति की घाटी के निवास फूंग और फू और ची खाते हैं। साथ ही साथ जैक ब्लैक पो के रूप में और साथ ही साथ और भी कई कलाकार देखने को मिले। इन सभी के बारे में हम जानेंगे एक एक कर सारे कैरेक्टरों के बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताऊंगा। पहले इसके डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। 2010 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के CEO जेफर कैप्टिजबोर ने घोषणा की कि कुंफू पांडा फ्रेंचाइजी में कुल मिलाकर यह 6 फिल्में अधिकांश करने की योजना बनाई थी। जुलाई 2022 में कुंफू पांडा 3 की आधिकारिक तौर पर डेब्यू के मुख्य रचनात्मक अधिकार बिल रेमसन द्वारा पुष्टि की गई। यह फिल्म ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के संस्थित एनिमेशन स्टूडियोज और ओरपिंग टीम्स के बीच एक सह उत्पादन के रूप में बनाई थी, जिसे 2012 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और चीनी कंपनी के बीच साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया। फिल्म 1/3 हिस्सा चीन में, बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका में डेब्यूज में बनाया गया था। यह पहली बार था जब किसी प्रमुख अमेरिकन एनिमेटेड फीचर फिल्म को चीन फिल्म के साथ सह निर्माण किया था। फिल्म निर्माताओं ने चीन में फिल्म की रिलीजिंग सुनिश्चित की और SAAFT के साथ मिलकर काम किया। चीन में सह उत्पादन स्थिति वाली एक फिल्म के रूप में इसे उत्पादन कंपनी को देश में सख्त आयात कोटे को एक तरह से दरकिनार करने और आयातित फिल्मों की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर राजस्व का बड़ा हिस्सा लेने की उम्मीद थी। चीन में फिल्म की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी संस्करण के अलावा फिल्म का चीनी संस्करण भी पूरी तरह से एनिमेटेड था, जिसमें वह एकमात्र संस्करण बन गया जिसमें पात्रों को हॉट और उनकी आवाज़ के साथ तालमेल बिठाती है। कुंफू पांडा 3 में दूसरी फिल्म के लिए क्रू को फिर से देखा गया, जिसमें निर्देशक जेनिफर यू नेल्स, निर्माता और मेलियर कोर और पटकथा लेखन जॉनथन एल्बन और कैलेंसबर और कार्यकारी निर्माता के रूप में ग्लोरिया टेट और टोरा शामिल थे। प्रारंभ में नेल्स को अकेले फिल्म का निर्देशन करना था, लेकिन फरवरी 2015 तक एल्केस कोलेस सह निर्देशक के रूप में उनके साथ जुड़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कोलेस, जिन्होंने पहली फिल्म एनिमेशन सुपरवाइजर और दूसरी में कहानी कलाकारों के रूप में काम किया, ने इसके साथ एक जोड़ी निर्देशक की और मजबूत करने का अनुरोध किया ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि फिल्म समय पर पूरी हो सके। 9 अप्रैल 2013 को ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने घोषणा की कि वह रिबिल बिल्स और बायन टेस और साथ ही साथ मकलिस फिल्म के साथ शामिल हो गए हैं और अप्रैल 2015 में जैकन मिशन के स्थान लेंगे, जिसके चित्रण को फिर से लिखा गया है। 5 महीने बाद विस्थापन लेने के बाद स्टूडियोज ने हैडसन के चित्रण की व्याख्या को एक तरह से प्रतिपादित करने के लिए पहले से ही पूर्ण दृश्य को फिर से जीवित करना पड़ा। फिल्म का प्रतिक्षेपी कई टेलीविजन श्रृंखला के बाहर कुंफू पांडा फिल्म श्रृंखला का पहला अलौकिक खलनायक है। डेल्डोस द्वारा इसे अब तक का सबसे दुर्जन खलनायक के रूप में वर्णित किया है। निर्माता चाहते थे कि वे अपने पुनर्निर्माण से लड़ सके और नेल्सन के तर्क दिए और विवाद करने वाले नहीं जा सकते, क्योंकि ताई वेद हुंग विवाद करने वाले थे और आप अधिकारी चतुराई से नहीं की जा सकते, क्योंकि 100 अधिक चतुराई था। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ म्यूजिक के बारे में बात की जाए तो 25 जुलाई 2014 को ये घोषणा की गई कि हांसी जिमर, जिन्होंने जॉन फ्लोस के साथ पहली 2 कुंफू पांडा फिल्म का संगीत बनाया था, वही इसका तीसरा सीक्वेंस यानी एक तरह से वीडियो गेम्स के साथ एक तरह से अपना म्यूजिक देगी। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो सितंबर 2012 में ये घोषणा की गई थी कि कुंफू पांडा
लगभग 18 मार्च 2016 को रिलीज होगी। 9 अप्रैल 2013 को फिल्म को रिलीजिंग तारीख 23 दिसंबर 2015 कर दी और दिसंबर 2014 में स्टार वर्स द फोर्स एवेंस के साथ प्रतिनिधित्व से बचने के लिए फिल्म को इसी मूल रिलीजिंग तारीख 18 मार्च 2016 को आगे बढ़ा दी गई। अप्रैल 2015 में रिलीजिंग की तारीख एक बार फिर से बदल दी गई और इस बार 25 मार्च 2016 को एमएमसी थिएटर ने 7 थिएटरों में माद्रिस और 14 स्थानों पर स्पेनिश फिल्म चलाने के लिए फॉक्स डेब्यू के साथ साझेदारी की। फिल्म 28 जनवरी को दक्षिण कोरिया, रूस, यूके, यूटेड और चीन के साथ साथ अमेरिका, कनाडा में 25 मार्च 2016 को एक ही तारीख को रिलीज की गई। इसने मार्केट में एक उछाल लाया और लगभग बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़ा इसने पार किया था। दोस्तों अब हम इस मूवी के जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सारी कुछ जानकारी मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। थॉमस जैक ब्लैबल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों ये इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं और 28 अगस्त 1970 को इनका जन्म हुआ था। ये एक अमेरिकन अभिनेता और एक कॉमेडियन अभिनेता और सिंगर हैं। एनिमेटेड फिल्मों में अपनी आवाज़ के अलावा उन्होंने कई और सुपरहिट फिल्मों में, कॉमेडी फिल्मों में भूमिकाओं के लिए ध्यान आकर्षित किया है। उनकी प्रशंसा में एक ग्रैमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। और साथ ही साथ थॉमस जैक ब्लैबल्स का मुख्य रूप से जन्म 28 अगस्त 1970 को हुआ। लगभग इनकी उम्र के बारे में बात की जाए तो 55 साल इनकी उम्र है। कैलिफोर्निया यूएसए में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, हास्य अभिनेता है, संगीतकार है और इस इंडस्ट्री में 1982 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। मुख्य रूप से ताना हैंडल इनके एक जैसे पत्नी का नाम है। मुख्य रूप से जूडियल लेव कोरेंस इनकी माँ है। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और भी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इनकी एक तरह से सुपरहिट फिल्मों के बारे में बात की जाए तो ब्लैक की कुछ सफल फिल्मों में हाई डिफेंड लिट 2000 और सोल हेल 2001, स्कूल ऑफ रॉक 2003, किंग कॉन्ग 2005, द हॉलीवुड 2006 और नाचो लिबर 2006। साथ इसी के साथ ट्रॉपिक थंडर 2008 शामिल है। बेनी 2011 और तब से उन्होंने गूसबम्स 2016 के सीक्वेंस गूसबम्स 2 और होल्डन हेवन 2015 और जुम्बाजी वेलकम टू द जंगल 2016 के सीक्वेंस में जुम्बाजी ने नेकवर्ड लेवल्स 2019 और द हाउस विद क्लूज इन नाइट्स में एक जैसे अभिनय किया है। दीवारों में पढ़ाई की है और 2005 में शार्क टैंक 2004 और कुंफू पांडा फ्रेंचाइजी में मुख्य रूप से सुपर माइनिंग एक तरह से ब्रदर्स मूवी 2013 में बॉफ्रेस को आवाज़ दी है। ब्लैक वेड टेनियस डी के प्रमुख गायक हैं और उन्होंने 1994 में अपनी पुराने फिल्म क्राइस ग्रेस के साथ मिलकर यह जोड़ा बनाया है। 2018 में वे जोबिन गेम्स नाम की एक यूट्यूब चैनल संचालित कर रहे हैं और 2015 में द लास्ट इन लाइव के सर्वश्रेष्ठ घाटी प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। तो दोस्तों बात की जाए तो इस मूवी की रिलीजिंग के बारे में तो पहले तो इसे चाइना में रिलीज किया जाएगा क्योंकि ये चाइना की मूवी है और इसी के बाद 5-7 दिन या उसी डेट को आपको इंडिया में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी से निकल कर यही अब तक अपडेट आई है। और बाकी दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने के साथ एक प्यार से कमेंट कर सकते हैं जिस भी सीरीज के बारे में आपको जानना हो या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो या मूवी हो, आप उसका एक तरह से कमेंट बॉक्स में नाम लिख सकते हो, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और अब हम इसके अंदर जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है इस मूवी के अंदर उनके बारे में अब हम जानते हैं। दोस्तों इसी के साथ थॉमसन
जैक ब्लेस का जन्म 28 अगस्त 1970 को साउथ मोल्किन कैलिफोर्निया में हुआ। सैटेलाइट इंजीनियर थॉमस विलियम्स ब्लैक को जूलियस लव कोहर के पुत्र हैं। उनका पालन पोषण कैलिफोर्निया के हार्मोस के बीच पे हुआ। उनकी माँ ब्रिटेन परमाणु मिसाइल मार्गदर्शक प्रणाली की जैसे चंद ब्रिटेन मॉडर्न प्रणाली के हेम्ब्रोड स्टेन के एक वैज्ञानिक हैं। उनकी माँ के माध्यम से उनके 3 बड़े सौतेले भाई हैं। और साथ ही साथ जब बैल से 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनके पिता ने यहूद धर्म का पालन करने का बंद कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ, सारी कुछ जानकारी आपको देता हूँ। 1982 में ब्लैक की पहली बार अपने नौकरी 13 साल की उम्र में वीडियो गेम प्लीफोर्ड के लिए एक टेलीविज़न विज्ञापन में थी। 1987 में ब्लैक एक्टर गैंग्स में शामिल हो गए, जो टिम रोबन सहित UCF के छात्रों द्वारा स्थापित की थ्रिलर मंडली थी और विभिन्न स्टेज प्रस्तुतियों में दिखाई दी। और ब्लैक के वेंस करियर की शुरुआत प्राइम टाइम टेलीविज़न पर एक छोटी भूमिका से हुई, जिनमें लाइव ग्रोस ऑन और साथ साथ फीकेट फ्रोज और द गोल्डन प्लेस और द एक्स फाइल्स शामिल हैं। ब्लैक वेन स्टीन द्वारा निर्देशित अप्रैल 6 टीवी पायलट किटविजर एंड जैक में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने अभिनेता रोनल फ्रेस द्वारा पीछे किए गए एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाई। उनके साथ उनका दोस्त भी था जो एक मोटरसाइकिल के साथ विलय पर जा चुका था। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊँ तो एल्टन जैसी छोटी फिल्मों में भी भूमिकाओं में दिखाई देते हुए नजर आए हैं। और डेड मैन वॉकिंग द जैक इन क्रोसन और एनी ऑफ द स्ट्रीट और अन्य कई मूवीज़ में एक साथ छोटी से रोल्स में भी सुरक्षा गार्ड के रूप में सोचनों में इसमें देखने को मिले। तो दोस्तों अब हम कैरेक्टर के बारे में जान चुके हैं और एक कैरेक्टर के बारे में मैंने जितनी कुछ डिटेल हो पाई मैंने सारी कुछ आपको बताई। और साथ ही साथ दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे एक तरह से अगले जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो आपको अगले कैरेक्टर देखने को मिले हैं उनका नाम है ब्रियान क्रैस्टन। ब्रियान ली क्रैस्टन इनका नाम है। 7 मार्च 1956 को इनका जन्म हुआ था। एक अमेरिकन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक हैं। उन्हें मुख्य रूप से MMC क्राइम ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड 2008 से 2013 के लिए वुड और फॉक्स एंड टेन मैक्स ब्रीड 2000 से लेकर 2006 में हेली की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें एक आदमिक पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा 6 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2 टोनी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोबल सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए। ब्रायन ली क्रैस्टन इनका नाम है। 7 मार्च 1956 को इनका जन्म हुआ। लगभग 67 ईयर्स इनकी उम्र है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया USA में इनका जन्म हुआ था। मुख्य रूप से लॉस एंजल्स वेलेस कॉलेज MS से ये ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, निर्माता है और निर्देशक है। इस इंडस्ट्री में 1980 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से इन्होंने 1987 से 1982 के बीच में मिकी डिल्टन से शादी की और 1989 में रॉबिन डिरडैन से। मुख्य रूप से ब्रेकिंग बैड में क्रैस्टन के प्रदर्शन के लिए उन्हें 4 बार 2008 से लेकर 2014 के बीच में 2009 और 10 में भी यानी ड्रामा सीरीज उत्कृष्ट श्रृंखला के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 2014 में गोल्डन ग्लोबल दिलवाया। 2011 में शो के निर्माता बनने के बाद उन्होंने 2 बार उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार भी जीता। इससे पहले उन्होंने मिलेटेड इन ब्रिटेन में उनकी भूमिकाओं के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेताओं के लिए 3 बार नामांकन किया और कैप्टन से विकास हुए और कभी कभी अपराध नाटक श्रृंखला स्क्रीनिंग पीट 2015 से 2019 में दिखाई दी। उन्होंने बॉर्डर नाटक ऑफ द वे 2014 में राष्ट्रीय लीड इन बी जॉनसन की भूमिकाओं के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का टोनी पुरस्कार अर्जित किया। ये भूमिका उन्होंने 2016 में इसी नाम की HBO फिल्म में दोहराई थी। उन्होंने क्रम से नेटवर्क ऑफ द वेट्स एंड बोर्ड नाटक में हॉलीवुड बिल्स की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए लॉस एंजल्स पुरस्कार और उनका दूसरा टोनी पुरस्कार जीता। क्रैस्टन
ट्रम्बोस 2015 में डाल्टन ब्रोड की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित हैं। उन्होंने उल्लेखनीय फिल्मों में सॉविंग प्राइवेट रेयंस 1988, लिटिल मिस सनराइज 2006, ड्राइव 2011 और साथ ही साथ एर्गो 2012 में अभिनय किया है। साथ ही साथ कुंग फू पांडा 2016 में और लाइफ ऑफ डॉग्स 2018 में भूमिका निभाई है। दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो ब्रायन ली क्राफ्टन का जन्म हॉलीवुड लॉस एंजलिस में हुआ। 7 मार्च 1956 को एक रेडियो अभिनेता और एनालिस्ट प्रेगन और जोफर लुई कैस्टन में पैदा हुए। उनके 3 बच्चों में से दूसरे थे। एक अभिनेता और प्रो शौकीन मुक्केबाज उनके पिता आधे एरियन और एक तरह से एक ऑस्ट्रेलियन एस्बोग यूथ थे। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से कैप्स्टोन ने दावा किया कि उन्होंने वाल्ट वाइट का चित्रण अपने पहली पिता पर आधारित किया था, जिसका मुद्दा झुकी हुई था। जैसे ही दूसरी बार उनके कंधों पर आया तो उनके पिता के चले जाने के बाद उनका पालन पोषण आंशिक रूप से उनके नाना नानी ने किया और कैलिफोर्निया में यूक्लिस में उनकी पोल्टन में फर्म में रहते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को टूटे हुए लोग और उनका पालन पोषण किया। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ कॉलेज के बाद कोस्टन ने स्थानीय और क्षेत्रीय थिएटरों में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। साथ ही साथ दोस्तों 150 प्रति सेवन के शानदारी योजना के साथ वो इस इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और कैप्स्टोन ने 1980 के दशक के अंत में नियमित रूप से काम करना शुरू किया। ज़्यादातर छोटी भूमिका विज्ञापन करते रहे। लेवी के मूल कलाकार थे, जहाँ उन्होंने 1983 से 1985 तक डेलगस टॉनवल्स की भूमिका निभाई। कैप्स्टोन ने 1988 में अल्पकालिक श्रृंखला राइजिंग मिराड में अभिनय किया और कैप्स्टोन ने एक एपिसोड में टॉम लॉर्गस की भूमिका निभाई। और 1989 में टीवी सीरीज पैचोन्स का पहला सीजन कैप्स्टोन की आवाज़ में जापानी एनिमेशन की श्रृंखला टॉबिंग शामिल था। उन्होंने मुख्य रूप से गैर यूनियन से नाम ली स्टोन पर इस्तेमाल किया और साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने दैनिक काम के लिए प्रति घंटे लगातार $50 का भुगतान किया। 1984 में कॉस्टन ने सीओड में जैन की दैंत चिकित्सा डॉक्टर टिम वुड की आवर्ती भूमिका निभाई। 1986 में उन्होंने एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपने 2 जीवनी भूमिकाओं में से एक की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने फिल्म डेल्टी थिंग्स यू ड्यू में ग्रेस ग्लेस की भूमिका निभाई। 1987 में उन्होंने रिचर्ड नॉट और पॉली विल्फ्रेड और स्टीफन क्लूड के साथ माइकल रूफ एक्शन फिल्म स्टेमन कमांडो में सहायक भूमिका निभाई। बेबी लॉन्स में पास में एरियस नाम का एक स्टीपिस कप्तान की छोटी भूमिका थी, जो आकांक्षन को बचाने की योजना के तहत खुद को बलिदान कर देती है। 1988 में कैप्स्टोन विस गिलिस द्वारा लिखित एक एक्शन फाइल्स के एपिसोड में दिखाई दी। उसी वर्ष उन्होंने अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा भूमिका निभाई, जहां उन्होंने HBO मिनी सीरीज ऑफ द अर्थ टू न्यूजन में बेस एल्टिस की भूमिका निभाई। 1999 में कोस्टन ने फिल्म में लास्ट चांस लिखा और निर्देशन किया। उसी वर्ष उन्होंने CBS सिटीकॉम द किंग ऑफ क्वींस में एक आवर्ती भूमिका निभाई और अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने टोगन फ्रेड के पड़ोसी टीम सेगवेंस की भूमिका निभाई। 1988 में वे एक स्टीफन ब्लीड और स्विमिंग प्राय और एक्शन में दिखाई दिए और एक शास्त्रीय युद्ध विज्ञान के कोल्डर ओर्ड में बैंस के रूप में थे, और जिन्होंने जनरल जॉर्ज मार्शल को बताया कि प्राइवेट नेरियन उनके भाइयों में से अंतिम जीवित व्यक्ति थे और उसका स्थान ग्रहण किया था। उनके नाटकीय क्रेड ने द गोट ऑफ हेल चैप्टर 2 2000 में कैप्टन को कॉमेडी श्रृंखला वेलकस इन द मिड्स में हेलेंस के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। वह 2006 में उसके अंत तक शो के साथ बने रहे। साथ ही साथ उन्होंने कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अंतिम भूमिका निभाई, जिसमें फ्लैक्स पर एक सफ़ेद पोधी अपराधी थे और अपनी अगली भूमिका के अंदर भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये आपको कुंग फू पांडास की कई सीक्वेंस में देखने को मिल चुके हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ कई बड़ी बड़ी मूवीज़ में अब तक देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों
हम इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे ताकि हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अंतिम भूमिका निभाई जिनमें द फ्लैग्स पर एक सफ़ेद पेशावर अपराधी थे और अपनी अगली आगे आ चुकी पत्नी बेटी की तलाश कर रहे हैं। ये स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिली थी। 2008 से 2013 तक क्राफ्टन ने विलिस ग्लिसन द्वारा निर्मित MSC श्रृंखला ब्रेक एंड बैड में अभिनय किया जिसमें उन्होंने शो के नायक गोल्डन ब्रैड और एक हाई स्कूल रसायन विज्ञान शिक्षक की भूमिका निभाई जो कि टर्मिनेट फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे और वाल्टन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की वित्तीय भलाई सुनिश्चित करने के लिए मैराथन का निर्माण किया। 2011 में क्राफ्टन ने 3 साल फिल्म ड्रामा द लिंक स्लोअर साथ ही साथ थ्रिलर ड्रामा कॉन्ट्रोन्स में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने एनिमेटेड फिल्म बैटमैन ईयर द वंस 2011 और जेम्स गोल्डन्स को आवाज़ दी। 2012 में उन्होंने जोन्स कर्टन और मैंगस्टर 3 यूरोस मॉन्स्टर मास्टिंग में विटिन द टाइम्स और रॉक ऑफ एंजिस में सहायक भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने 1990 की फिल्म टोटल रिकॉन्स के रीमेक में सोशल बेस की भूमिका निभाई जो कि एक काल्पनिक युद्धग्रस्त यूनाइटेड फ्रॉड ऑफ ब्रिटेन की बस्ट अध्यक्ष थे और उसी वर्ष उन्होंने NBC की शिष्ट लगभग 30 ऑफ कैथन में पास के सौतेली रोडन में अपनी अंतिम भूमिका निभाई। सितंबर 2013 से जून 2014 तक क्राफ्टन ने अमेरिका में रिपीट थिएटर ऑफ द वे ब्रॉड प्रोडक्शन में अमेरिकन राष्ट्रपति ब्रिटेन जॉनसन की भूमिका निभाई थी। गॉडजिला के 2014 के रिब्यूट में वैज्ञानिक जो ब्रॉड की भूमिका में दिखाई। क्रिस्टोन ने मुख्य रूप से किड स्पॉट नामक एक निशांग DVD का निर्माण किया जो कि परिवार को भलापनकर्ताओं और इंटरनेट शिकारियों से सुरक्षित करने की तरीके सिखाते हैं और डिज़ाइन की गई है। वर्ष 2014 में कैस्टोन द्वारा सोनी पिक्चर्स टेलीविजन के सहयोग में नई टीवी परियोजना विकसित कर रही है खबर आई है और 16 जुलाई 2014 को ये घोषणा की गई कि कैस्टोन एक कार्यकारी निर्माता के रूप में स्क्रीन के साथ ऑफ द वे और HBO रूपांतरण में जोन्स के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएगी। 21 मई 2016 को फिल्म के प्रीमियम के बाद कैस्टोन के प्रदर्शन की आलोचना द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसाएं मिली। 8 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए टेलीविजन क्रिश्चियन साइंस अवार्ड नामांकन प्राप्त हुआ। 2015 में कैस्टोन ने बोयन टर्बन पटकथा लेखन डैन ब्रॉड के रूप में भी अभिनय किया। 11 अक्टूबर 2016 को प्रकाशित हुए न्यूयॉर्क टाइम बैसिलेस पर बनी इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। 2017 में उन्होंने लैसग्राउंड के पावर रेंज में जॉर्डन्स की आवाज़ दी जिसने पहले सीजन्स के लिए आवाज़ देने के लिए फ्रेंचाइजी में की वापसी चिन्हित की। क्रिस्टन में 1986 की फिल्म नेटवर्क के स्टेज रूपांतरण में अवार्ड बिल्स की भूमिका निभाई जिसके निर्देशक ईवो वेंस होवंस ने वेस्ट एंड रोज नेशनल थिएटर में जो नवंबर 2017 में शुरुआत हुई। 6 दिसंबर 2018 को बोस्टन थिएटर में कैस्टिन को 2019 की ड्रामा लीग अवार्ड और विशिष्ट प्रदर्शन पुरस्कार मिला। साथ ही साथ एक नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेताओं के लिए एक दूसरा टोनी पुरस्कार भी मिला। 2017 में उन्होंने केविन हार्ट और निको किड्समैन के साथ फिल्म द एप्राइज में एक अमेरिकन कैप्लूस विलिस लोकन्स की भूमिका निभाई। फिल्म 2018 में रिलीज होने वाली थी लेकिन हॉरर वेस्टर्न यौन शोषण के आरोपी घोषण के कारण इसमें देरी हुई। क्रेस्टोन HBO कॉमेडी श्रृंखला कैबरियो उत्साह के 9वें सीजन में हैरिड में थी। तो दोस्तों अब हम जानेंगे और भी कई डिटेल और इस मूवी से रिलेटेड यानी जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी सारी कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कास्टिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे और
कईयों के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। और अगली कैरेक्टर के बारे में जो एक तरह से इस मूवी के अंदर वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गौरी लियोन ऑलमैन का। 21 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ है। एक अंग्रेजी अभिनेता है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और गहन अभिनय शैली के लिए जानने वाले इन एक तरह से उन्हें एक एकाडमिक पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 3 ब्रिटेन एकाडमिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनकी फिल्मों में दुनिया भर में 11 बिलियन से भी अधिक की कमाई की हैं, जिसमें वे अब तक के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं 1980 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ लेंसी मैनविल्स 1987 से लेकर 1990 के बीच में इन्होंने शादी की। लगभग ये अपने करियर के अंदर 5वीं शादी करते हुए नजर आए थे ग्रीशियन स्ट्रीट से 2017 में। और साथ ही साथ ऑलमैन ने 1980 में थिएटर में अभिनय करना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इनका जन्म मैंने आपको थोड़ी मिस्टेक से बता दिया था, 1998 में हुआ था। और रिबलेस 1982 में अपने अभिनय फिल्म की शुरुआत की। वह लंदन के रॉय कॉटन में पेश हुए और रॉयल शॉक प्लेस कंपनी के सदस्य थे, जिसमें कोब्रे, रोमेंस एंड जूलियट और एंटरनिंग मिस्टर स्पॉन और सैंड द किड्स वॉफ ऑफ द हेलमेट शामिल है। अप योर एस 1987 में जो ऑर्टन और रोस्किन किरदारों में ब्रिटेन फिल्म में प्रमुखता से उभरे और 1990 और टेलीविज़न फिल्म में द फर्म 1980 में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान हासिल की। ब्रिट बैंक के सदस्य हैं और 1990 से न्यूयॉर्क गैंगस्टर और जेफेस 1991 में मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। ऑलमैन ने ट्रू रोमांस 1983, लियोन द प्रोफेशन 1994 और द फ्रीक एनिमेट 1983 और एयरफोर्स 1 1987 और द कंट्रेड 2000 में खलनायक की भूमिका निभाई है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई मूवीज में देखने को मिल चुके हैं। ऑल्टमैन ने फिल्म विन बेयर माउंट 1987 का लेखन और निर्देशन किया। 2022 में उन्होंने एप्पल टीवी सीरीज स्लो होल्सन में अभिनय किया। उन्होंने 2001 में NBC सिनगॉड और फ्रॉन्टेस में अपनी भूमिकाओं के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं गेरी लियोन ऑलमैन का जन्म 21 मार्च 1958 को न्यूयॉर्क कोस्ट लंदन में हुआ। नियन फोर्ड बोर्टन ऑलमैन 1981 से 1995 के बीच में हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये आपको कई मूवीज़ में देखने को मिले हैं। ऑलमैन ने डैमफोर्ड और वेस्टर्न ग्रीन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 16 साल की उम्र में एक स्पोर्ट्स शॉप में काम करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने एक बच्चे के रूप में पियोन बजाना और लेकिन फिल्म द रेजलिंग मून में 1971 में मैल्कन मैकवोल्स के प्रदर्शन के लिए देखने के लिए उन्होंने अभिनय करियर के लिए अपनी संगीत आशाएं छोड़ दी। 1995 में चार्ली रोज के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एक जैसे मैल्कन के बारे में कुछ ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ दक्षिण लंदन में पड़े ऑलमैन में अपने स्थानीय फुटबॉल क्लब मिलवॉल्स एल्सिन का समर्थन किया, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी अनुसरण किया क्योंकि वह जॉब वेस्टर्न को अपना आदर्श मानते थे। 2011 में अपनी मां से पता चला कि उनके बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ठीक मिलेशन में खेल रहे थे। साथ ही साथ ऑलमैन ने 1970 के दशक के मध्य में ग्रीवंस में यंग पीपल्स थिएटर में अध्ययन किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई कलाकार मुख्य रूप से देखने को मिले हैं इनके साथ मिलकर काम करने में। और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी में भी कई कैरेक्टर हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभिनय कलर के बारे में बात की जाए तो ऑलमैन ने ड्रामा स्कूल में रहते हुए कॉन्स्टेंट स्पिन स्टील एल्डर्स की शिक्षकों का अध्ययन किया, लेकिन ऑफ बुक हो गए। साथ ही साथ दोस्तों मुख्य रूप से कई बार देखने को मिल चुके हैं। अब हम जानेंगे एक तरह से इस मूवी के जो कैरेक्टर है वो इस बार जिसके अंदर उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगली जो कैरेक्टर है हमारी उनका नाम है एंजेलिना जोली। मुख्य रूप से एंजेलिना जोली वर्ड्स इनका नाम है।
4 जून 1975 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं, फिल्म निर्माता हैं, लेखिका और एक मानववादी है। एक अकादमी पुरस्कार और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की ये विजेता है, सहित कई पुरस्कार प्राप्त करता है। इन्हें कई बार हॉलीवुड की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक में चुना गया है। एंजेलिना जोली वुड्स इनका नाम है। 4 जून 1975 को इनका जन्म हुआ। 48 साल इनकी उम्र है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए में। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका कंबोडिया में मुख्य रूप से सेटल है। एक अभिनेत्री हैं, फिल्म निर्माता है, स्क्रिप्ट राइटर है और इस इंडस्ट्री में 1982 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों, जोली ने बचपन में अपने पिता जॉन वुड के साथ लोली टू गेट आउट 1982 में स्क्रीन पर अपनी पहली शुरुआत की और फिल्म उनकी फिल्मी करियर के दशक बाद कम बजट की फिल्म साइब्रोस 2 1983 में शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने हेलकस 1995 में किसी प्रमुख फिल्मों में भी प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने जीवनी पर आधारित टेलीविजन फिल्म जॉर्ज वॉल्सन 1987 और जीवन 1988 में अभिनय किया। 1999 के दशक में गर्ल्स इंटरस्पैट और अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं का अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता। और साथ ही साथ दोस्तों, जोली को उनके मानवीय प्रयासों के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने जीन हॉर्टन हॉर्मिट अवार्ड मिला और उन्होंने अन्य सम्मानों के अलावा मानदहन और कॉमोड ऑफ द आर्ट ऑफ सेंट माइकल और सेंट जॉर्ज पर बनाया गया था। मुख्य रूप से इनके बारे में और कई जानकारियां हैं, सारी कुछ मैं आपको देने वाला हूँ। एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में जोलियन को अमेरिका मनोरंजन उद्योग में सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो एंजेलिना जोली वुड का जन्म 4 जून 1975 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया और सीआर सिनेन अस्पताल में हुआ। अभिनेता जॉन वुड और मोसलन बर्ट के घर पे हुआ। वह अभिनेता जेम्स हेलवन की बहन होरन के साथ एक गायक सिंगर है और 1986 में अपने माता पिता के अलग होने के बाद वह अपने भाई और अपनी मां के साथ रहते हैं। जोली ने पहली बार बेल्बिस हीसन हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां पर वो मुख्य रूप से एक दशे क्षेत्र में कुछ संपन्न परिवारों के बच्चों के साथ अलग थलग महसूस करती रही। और फिल्मोग्राफी के बारे में मैं आपको मोटा मोटा इनके बारे में बता देता हूँ। जोली 1982 में 3 से भी अधिक फिल्म निर्माणों में दिखाई दी। सीमित अर्गेनिट साइट रोज टोमेटोज और इनफैक्ट वेबसाइट स्क्रीन रेट के अनुसार उनकी सबसे समीक्षा द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म प्लेन वाई हार्ट 1988, जी हाँ 1998 में, जॉन इन 60 सेकंड 2000 और लारा कॉर्फर्ड और टॉम रैबर्ट 2001। साथ ही साथ स्क्राई कैप्टन एंड द वर्ल्ड ऑफ टून वो 2004 में, साथ ही साथ मेलफ्रेड 2014 में और साथ ही साथ जोली ने कई फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे इन द लैंड ऑफ ब्लड एंड हनी 2011 एंड ब्रोन 2014 और बाय द सी 2015। और बैक टू बैक कई मूवीज़ दी और साथ ही साथ इन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। अब दोस्तों हम आखिरी एक और कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं और बाकी जैसे ही ये कुंफू पांडा की कोई टीजर या ट्रेलर आता है तो मैं वापस से एक और पार्ट इसका लेकर आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली होगी और आज हम इस कुंफू पांडा के बारे में सारी चीज़ें आपको बता ही रहे हैं। तो सियोन योहो चो योंग ये एक चीनी कैरेक्टर हैं और 6 अगस्त 1963 को इनका जन्म हुआ। एक मलेशियन अभिनेत्री है। हांगकांग में उनकी शुरुआती फिल्मों में मिशेल खान के रूप में एक तरह से इन्हें देखा गया और अपने अभिनय करियर के अंदर बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में ये दे चुकी हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल बताओ तो 1983 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के जाने के बाद यो को जेम बॉन्ड फिल्म टॉर्मन नेवर ड्रेस 1987 और एंगी ली के अंदर मुख्य रूप से देखा गया। सनराइज 2007 और ओसलिन 2010 और कुंफू पांडा 2 2011 में।
साथ ही साथ द लेडी 2011 में, साथ ही साथ कंटिन्यू कुंफू पांडा में देखने को मिल रही है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सॉन्ग ची एंड द लीजेंड ऑफ द 2021 में देखने को मिली। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ में अपनी आवाज़ का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ द विचर ब्लड ऑर्गन 2022 में, अमेरिकन बॉर्न चाइनीज 2023 में मुख्य भूमिकाओं में आपको ये देखने को मिली थी। साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ में देखने को मिली और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल बताता हूँ। योह का जन्म 6 अगस्त 1962 को इम्पोंग पेराक में हुआ। जेना ड्यूहद और येशन क्रिस्टेन 1926 से 2014 के बीच में एक तरह से घर पर रही। इनके माता पिता एक तरह से इन्हें संभाल कर रखा करते, यानी ध्यान से रखते थे। योह को कम उम्र में डांस का शौक था। उन्होंने 4 साल की उम्र में बैलेंस करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्राथमिक छात्राओं के रूप में मैनक्रोट इफोन और एक संपूर्ण लड़कियों के माध्यम से विद्यालय में अध्ययन किया। फिल्मोग्राफी के बारे में इनकी पूरी लिस्ट है, वो भी मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। मुख्य रूप से ये आपको मॉडल 1985, पुलिस स्टोरी 3, सुपर कॉप 1992, द हीरो ट्रोन 1993 और साथ ही साथ ची मास्टर 1993 में, विंग चू 1994 में, साथ ही साथ डाइज 1997 में, साथ ही साथ हिट ड्रैंक्स 2000 के अंदर भी मुख्य भूमिकाओं में कई बार देखने को मिल चुकी हैं। उनके अन्य कार्यों में मेमोरीज ऑफ द ग्रिसन 2005, साथ ही साथ और भी कई फिल्मों में देखने को मिल चुकी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँ। आर्क एनिमेटेड सीरीज 2003 में और ब्रश सन्स 2023 के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुंफू पांडा यूनिवर्स के बारे में जाना, जिसके अंदर तकरीबन 3 मूवी आ चुकी है और चौथा पार्ट जिस पर हम मेनली फोकस करने वाले हैं उसके ऊपर हमने सारी कुछ जानकारी आपको बता ही दी है। और जैसे ये रिलीज़ होती है या टीज़र या एक तरह से ट्रेलर कोई आता हुआ देखने को मिलता है तो मैं तुरंत अपडेट दे दूंगा। तो अपडेट देखने के लिए आपका ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।